हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन से पार्ट 2 में टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख अंग या सिद्धांत पढ़ेंगे। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के निम्नलिखित प्रमुख अंग सिद्धांत बनाए हैं। नंबर 1, निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण। नंबर 2, कार्यात्मक फोरमैनशिप। नंबर 3, प्रबंध के उत्तरदायित्व। नंबर 4, विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। नंबर 5, मानसिक क्रांति। सबसे पहले हम निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण करेंगे। एक फोरमैन के रूप में टेलर ने यह अनुभव किया कि यह कोई भी सही नहीं जानता कि एक श्रमिक से एक घंटे में या एक दिन में 8 या 10 घंटे में कितना काम करने की अपेक्षा की जाती है। कार्य निष्पादन के प्रमापों का किसी वैज्ञानिक आधार पर निर्धारण नहीं होता था, किंतु अनूठा टेक नियम पर या एक औसत आदमी द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर होता था। अतः कार्य निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण अवश्य होना चाहिए, जो कि कार्य के प्रत्येक तत्व के लिए निष्पादन में लगने वाले समय, विश्राम के लिए आवश्यक समय तथा न टालने योग्य विलंब के समय से सहित को ध्यान में रखकर हो। किसी कार्य करने के लिए समय के प्रमाप का निर्धारण वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर हो, न कि अनुमान के आधार पर या पिछले अनुभव के आधार पर। मारो या भागो अर्थात नुकसान होने पर भी कार्य करने की प्रवृत्ति के आधार पर। नंबर 2, कार्यात्मक फोरमैनशिप। टेलर ने पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के लिए कार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अंतर्गत 8 नायक योजना होते हैं। 4 नियोजन कार्य के लिए। नंबर 1, निर्देश कार्ड क्लर्क। नंबर 2, कार्यक्रम क्लर्क। नंबर 3, समय व लागत क्लर्क। नंबर 4, अनुशासन क्लर्क, जो नियोजन अधिकारी के अधीन होंगे। इसके साथ 4 कार्य संचालन के लिए। नंबर 1, गति नायक। नंबर 2, टोली नायक। नंबर 3, मरम्मत नायक। नंबर 4, निरीक्षक, जो कि उत्पादन अधिकारी के अधीन होंगे। ध्यान रहे, कार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांतों का निम्न स्तर तक विस्तार है। प्रत्येक श्रमिक को उत्पादन कार्य अथवा संबंधित प्रक्रिया के इन 8 फोरमैनों के आदेश लेने होंगे। फोरमैन में बुद्धि, शिक्षा, चातुर्य, स्थिरता, निर्णय, विशिष्ट ज्ञान, शारीरिक दक्षता एवं ऊर्जा, ईमानदारी तथा अच्छा स्वास्थ्य के गुण होने चाहिए। क्योंकि ये सभी गुण किसी एक व्यक्ति में नहीं मिल सकते, इसलिए टेलर ने 8 विशेषज्ञों की टीम का सुझाव दिया है। प्रत्येक विशेषज्ञ को उसकी अपनी योग्यता अनुसार कार्य सौंपा जाता है। उदाहरण के लिए, जो तकनीकी में सिद्धत है, बुद्धिमान है एवं स्थिर मस्तिष्क के हैं, उनको नियोजन का कार्य सौंपा जा सकता है। जो ऊर्जावान है एवं अच्छा स्वास्थ्य लिए हैं, उनका क्रियान्वयन कार्य सौंपा जा सकता है। नंबर 3 है प्रबंध के उत्तरदायित्व। टेलर का विचार था कि प्रबंधकों को नियोजन, निर्देशन तथा संगठन के उत्तरदायित्व स्वीकार करने चाहिए तथा सभी क्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए। उनके द्वारा क्रियाओं की वैज्ञानिक विधियों का ही विकास किया जाना चाहिए। प्रबंध को वे सारे कार्य लेने चाहिए जो अधिक उपयुक्त हो। नंबर 4, विभेदात्मक कार्यानुसार मजदूरी भुगतान। टेलर विभेदात्मक कार्यानुसार मजदूरी भुगतान प्रणाली के प्रबल पक्षधर थे, जिनके अंतर्गत कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को अलग अलग दर पर मजदूरी का भुगतान हो। उनका कहना था कि मजदूरी व्यक्तिगत निष्पादन तथा श्रमिक के पद को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाए। उनकी मूल भावना यह थी कि नंबर 1, प्रत्येक श्रमिक को उच्चतम श्रेणी का कार्य दिया जाए, जिसके लिए उसकी योग्यता एवं शारीरिक स्वास्थ्य उपयुक्त हो। नंबर 2, प्रत्येक श्रमिक को कार्य उसकी अधिक मात्रा तक करना चाहिए जो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति कर सके या सक्षम हो। नंबर 3, प्रत्येक ऐसे श्रमिक को जो प्रथम श्रेणी के व्यक्ति के समान कार्य करे। औसत सामान्य श्रमिक की मजदूरी 30% से 100% तक अधिक मजदूरी दी जाए। नंबर 5 पॉइंट है मानसिक क्रांति। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की सफलता के लिए पूर्णतः मानसिक क्रांति आवश्यक है। उनकी धारणा थी कि कार्य प्रमाप के निर्धारण की
तकनीकों, अनावश्यक संचालों की समाप्ति, विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली आदि से श्रमिकों को अधिक मजदूरी के रूप में लाभ होगा तथा नियोक्ता को अधिक उत्पादन के रूप में लाभ होगा। परिणाम स्वरूप प्रबंधक तथा श्रमिकों में दोनों में मानसिक क्रांति आएगी। कर्मचारी वर्ग तथा प्रबंधकों की मानसिकता में परिवर्तन होना ही मानसिक क्रांति है। इसके लिए यह जरूरी है कि दोनों वर्ग परंपरागत उत्पादन विधियों के स्थान पर नवीन वैज्ञानिक विधियों की उपयोगिता समझे तथा उन्हें अपनाए। दोनों वर्गों की सोच यह होना चाहिए कि एक दूसरे के हित में कोई टकराव नहीं है। प्रबंधक श्रमिकों में विश्वास रखे तथा उनके हितों का बराबर ध्यान रखे। श्रमिकों को प्रबंधकों के प्रति निष्ठावान होकर सामूहिक हित के लिए कार्य करना चाहिए। प्रबंधकों को श्रमिकों के प्रति सदैव मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। अपनी स्वार्थ पूर्ति की भावना का त्याग करना चाहिए। मानसिक क्रांति में इस बात को अधिक महत्व दिया जाता है कि जब तक मानव संपदा संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है और उनका मनोबल ऊंचा नहीं है, तब तक संस्था के ऊंचे से ऊंचे भौतिक साधन व संपदा साधन मात्र रह जाते हैं। अतः नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच विद्यमान मतभेद, विषमता, मनमुटाव, परस्पर विरोधी भावना को समाप्त किया जाना चाहिए और पारस्परिक मानवीय संबंधों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। उद्योगपति को यह स्वीकार करना चाहिए श्रमिक वस्तु नहीं है अपितु मनुष्य है और इसलिए उनकी भावनाओं, अपेक्षाओं तथा आवश्यकताओं का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। श्रमिकों को भी यह समझना चाहिए कि वे संस्था के हैं तथा संस्था उन सबकी है। यदि अधिक लाभ संस्था को होते हैं तो उन्हें भी अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होगा। आगे हम वैज्ञानिक कार्य अध्ययन पढ़ेंगे। टेलर ने वैज्ञानिक कार्य अध्ययन में निम्नलिखित को शामिल किया है। नंबर 1, समय अध्ययन। समय अध्ययन में कार्य करने के लिए जितना समय लगना चाहिए उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इस प्रयोग के आधार पर उस कार्य को करने का प्रमापित समय निश्चित कर दिया जाता है जिससे प्रत्येक श्रमिक को उस कार्य को पूरा करना पड़ता है। इसके आधार पर मजदूरी की दर निश्चित कर दी जाती है। जो कि श्रमिक प्रमापित समय से कम समय में काम पूरा कर लेता है उसे अधिक मजदूरी तथा जो अधिक समय में काम पूरा करता है उसे कम मजदूरी दी जाती है। समय के अध्ययन में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, कार्य का उपविभाजन करना। नंबर 2, विभिन्न कर्मचारियों द्वारा उस कार्य में भाग को पूरा करने में लिया गया समय नोट करना। नंबर 3, औसत श्रमिक का चयन करना। नंबर 4, औसत श्रमिक द्वारा सामान्य दशाओं में लिया गया समय नोट करना। नंबर 5, दूसरे श्रमिकों के लिए औसत श्रमिक द्वारा लिए गए समय का प्रमापीकरण करना। समय का अध्ययन का महत्व। नंबर 1, समय अध्ययन कर्मचारियों की लापरवाही पर रोक लगाता है। नंबर 2, कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में भेद स्पष्ट करता है। नंबर 3, श्रमिकों की कुशलता बढ़ाता है तथा नंबर 4, उपक्रम के विकास में सहायक होता है। नंबर 2 पॉइंट है गति अध्ययन। गति अध्ययन में कार्य करने की श्रेष्ठतम रीति का पता लगाया जाता है। प्रत्येक श्रमिक को अपना कार्य करने में हाथ पैर हिलाने डुलाने पड़ते हैं। जितना हिलना डुलना अधिक होता है उतनी ही थकावट जल्दी आती है। अतः वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा काम करने की ऐसी विधि अपनाई जानी चाहिए जिससे शरीर को कम से कम हरकत हो। फ्रॉक गिलफत के अनुसार गति अध्ययन वह विज्ञान है जो श्रम की उस व्यर्थता को दूर करता है जो अनावश्यक, अनिर्देशित तथा अकुशल गतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। गति अध्ययन का ध्येय श्रम की कम से कम व्यर्थता की योजना का पता लगाना एवं उसे स्थायी रखना। गति अध्ययन में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। नंबर 1, कुशल श्रमिकों का चयन करना। नंबर 2, प्रत्येक कार्य में होने वाली गतियों का विश्लेषण करना। नंबर 3, प्रत्येक क्रिया में लगने वाले न्यूनतम समय का स्टॉप वॉच की सहायता से पता लगाना। नंबर 4, श्रेष्ठ गतियों तथा लिए गए न्यूनतम समय का रिकॉर्ड रखना। नंबर 5, सर्वाधिक उपयुक्त गतियों का परामर्श देना तथा अनावश्यक गतियों को छोड़ देना। नंबर 3 है पद्धति अध्ययन। पद्धति अध्ययन का मुख्य ध्येय संगठनात्मक संसाधनों, भूमि, श्रम, पूंजी
आदि का उचित मिश्रण इस प्रकार करना कि उत्पादन की लागत न्यूनतम रहे और परिणाम बेहतर रहे। विभिन्न कार्यों का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं विश्लेषण करने के बाद प्रत्येक कार्य के लिए पद्धतियों का प्रमापीकरण किया जाता है। इन पद्धतियों को लागू करने से परंपरागत प्रबंध के दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार पद्धति अध्ययन संचालन को निम्नलिखित बातों की सहायता से सरल बनाता है। नंबर 1, कच्चे माल के उपयोग के स्थान पर कच्चे माल के भंडार के स्थान के बीच की दूरी कम करके। नंबर 2, औजार तथा उपकरणों का सरलीकरण करके। नंबर 3, स्टोर के कार्य तथा निरीक्षण सुविधाओं में सुधार करके। नंबर 4, अनावश्यक क्रियाओं और हिलने डुलने को समाप्त करके। नंबर 5, समान क्रियाओं को एकीकृत करके। नंबर 4 है थकान अध्ययन। थकान अध्ययन के अंतर्गत प्रत्येक क्रिया का विस्तृत अध्ययन करके यह पता लगाया जाता है कि थकान कब और क्यों होती है तथा कैसे होती है, कि थकान को किस प्रकार दूर किया जा सकता है या सुधार लाया जा सकता है। टेलर का कहना है कि कार्य के बीच आराम का समय देकर तथा बोझ को उचित मात्रा निश्चित करके थकान को कम किया जा सकता है और श्रमिक में स्फूर्ति लाई जा सकती है। कार्य का विवेकपूर्ण आवंटन, विश्राम का प्रावधान, स्वास्थ्यप्रद कार्य वातावरण, कार्य के दोहराव पर रोक, अनावश्यक गति पर रोक, कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन, प्रशिक्षण, प्रेरणात्मक मजदूरी, पौष्टिक आहार, कार्य की महत्ता तथा विविधता आदि के द्वारा भी थकान को दूर किया जा सकता है। नंबर 5, प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। टेलर प्रमापीकरण के प्रबल समर्थक थे। उनका मत था कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग अंगूठा टेक नियमावली प्रचलित उत्पादन पद्धतियों के विश्लेषण के लिए किया जाए। इनमें से जो पद्धति श्रेष्ठ हो उन्हें और अधिक सुधार कर अपना लिया जाए तथा समूचे संगठन के लिए प्रमाप विकसित किए जाए। यह कार्य अध्ययन तकनीकों, समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा पद्धति अध्ययन के माध्यम से संभव है। इसमें नंबर 1 दे रखा है, प्रमापीकरण क्या है। प्रमापीकरण का आशय प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लिए प्रमाप निर्धारित करने की विधि से है। यह प्रक्रिया कच्चे माल, समय, उत्पाद, यंत्र, पद्धतियों या कार्य दशाओं का प्रमापीकरण करना है। ये प्रमाप बेंचमार्क या स्थायी रूप से मार्गदर्शन के बिंदु होते हैं जिनको उत्पादन के दौरान अवश्य अपनाया जाना चाहिए। प्रमापीकरण के उद्देश्य। प्रमापीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, दिए हुए उत्पाद या लाइन को स्थायी प्रकार, आकार एवं विशेषता वाला बनाना। नंबर 2, निर्मित पार्ट्स तथा उत्पादों को अंतर परिवर्तनीयता के लायक बनाना। नंबर 3, सामग्रियों में श्रेष्ठता के तथा गुणवत्ता के प्रमाप स्थापित करना। नंबर 4, मनुष्यों तथा मशीनों के कार्य निष्पादन में प्रमाप स्थापित करना। नंबर 2 है सरलीकरण क्या है। सरलीकरण का उद्देश्य निरर्थक या अनावश्यक किस्मों, आकारों, प्रकारों को समाप्त करना है, जबकि प्रमापीकरण का उद्देश्य विद्यमान किस्मों के स्थान पर नई किस्मों का पता लगाना है। उत्पादों की अनावश्यक भिन्नता को समाप्त करना ही सरलीकरण का ध्येय होता है। इसके फलस्वरूप श्रम, मशीन तथा उपकरणों की लागत में बचत होती है। इसमें स्टॉक घटाने, उपकरणों का और अधिक उपयोग करने तथा विक्रय बढ़ाने पर बल दिया जाता है। यहाँ यह टॉपिक ख़त्म होता है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।